Hello students, welcome back to my channel पढ़ लो बच्चों. I hope you watched and liked our previous videos. If you didn't watch, then go on my card. Today, our expertise is going to teach you a very important chapter of class 12th which holds maximum marks in board exams. So let's get started. Chapter 5 Principle of Inheritance and Variation. Branch of biology that deals with transmission and variation of inherited traits, in particular chromosome and DNA. What does this mean? हमने हमेशा अक्सर देखा है लोगों को सुनते हुए कि तुम अपने फादर की तरह दिखते हो, तुम अपनी मदर की तरह दिखते हो. ठीक है, तो हम कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि हमने उनसे कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करे हैं, उन्होंने कुछ ट्रेट्स हमारे को पास ऑन करे हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनिस को कुछ ट्रेट्स पास ऑन करता है. जैसे कि इवन एक प्लांट भी जो कि मेंडल ने स्टडी करा था, वी विल डिस्कस इट लेटर, तो उसके अंदर भी उसके ट्रेट्स जो पी प्लांट के ट्रेट्स थे वो आगे उसके फर्दर प्रोजेनिस में ट्रांसफर हो रहे थे. तो उस ट्रांसफर को वेदर इट्स विद प्लांट और एनिमल एनी सॉर्ट, उस ट्रांसमिशन एंड वेरिएशन को इनहेरिटेड ट्रेट्स के उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. अब इसमें आता है इनहेरिटेंस. मैंने बोला कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेट इनहेरिट करते हैं, वो पास ऑन करते हैं. जैसे आंखों का कलर हो गया, हाइट हो गया. ओके, तो इस चीज को जो हमारे को ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से पास ऑन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस. बट ऑफ कोर्स फुली तो हम अपने पेरेंट्स से हूबहू मैच नहीं खाते. दो ट्विंस के अंदर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको दो अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं. सो वेरिएशन क्या होता है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि हम कितने डिग्री, कितने एक्सटेंट से अपने पेरेंट्स से अलग हैं. हम बहुत चीजों में अलग होते हैं अपने पेरेंट्स से. वो हमारे कुछ ट्रेट्स पास ऑन करते हैं, उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस. लेकिन जो ट्रेट्स हम उनसे डिफर करते हैं उसे कहते हैं वेरिएशन. ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स जो कि हमारे को आगे चैप्टर की स्टडी में हेल्प करेंगी. वन इज द ऑटोसोम्स, वन इज द एलोसोम्स. वी नीड टू नो व्हाट दीज टू टर्मिनोलॉजीज मीन. ऑटोसोम्स, और हमारे ऑटोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 22 ऑटोसोम्स होते हैं. ओके, एंड एलोसोम्स होते हैं ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि हेल्प करते हैं डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल. जैसे ह्यूमन के अंदर 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है. फॉर फीमेल इट इज XX, फॉर मेल इट इज XY. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. We all know the father of genetics, that is Gregor John Mendel. Okay, so इन्होंने बहुत ही अच्छी एंड चीजों को एकदम न्यू डायरेक्शन देने वाली स्टडी इन्होंने करी थी, जो कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की फाउंडेशन जो होती है वो इन्होंने रखी थी. इन्होंने पी प्लांट, जिसको हम कहते हैं पीसम सटाइवम, इट्स साइंटिफिक नेम इज पीसम सटाइवम, उन्होंने उसकी स्टडी, उससे स्टडी करके, उसको यूज करके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को इस साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर लाए थे. Now what Mendel did was he took pea plant and उसके उन्होंने अपोजिट कैरेक्टर्स को स्टडी करा. उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन को लिया पी प्लांट के. वो क्या होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइन? कि जैसे फॉर 5 to 6 जनरेशन उन्होंने पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करा, ताकि उसके ट्रेट्स किसी और प्लांट के ट्रेट्स उसके अंदर ना आए और हमारे पास एकदम ट्रू ब्रीडिंग लाइन आए पी प्लांट की, जिससे कि उनको आगे स्टडी करने में आसानी रहेगी. तो उन्होंने पी प्लांट के लिए उसके 7 कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आई मस्ट से, उन्होंने लिए और उन पे स्टडी करा. जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो थे सीड शेप, दैट इज राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर violet white, pod shape full constricted, pod color green yellow, flower position axial terminal, stem height tall and dwarf. Now इसके अंदर एक हम देख सकते हैं इमेज के अंदर, एक साइड पे लिखा है डोमिनेंट ट्रेट, एक साइड पे लिखा है रिसेसिव ट्रेट. Now what is this dominant and recessive trait that we are going to discuss in a short while. बट हमारे को पहले ये याद रखना होगा कि पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे. ओके, दीज नोट्स आर मेड फ्रॉम NCERT ओनली एंड नो अदर बुक्स, ताकि हमारे को बहुत सी जगह होता है कि बच्चे जगह जगह से पढ़ के आ जाते हैं एंड एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं.
सो जो एनसीईआरटी के अंदर है मेक श्योर कि आप वही पढ़ें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कभी भी एनसीईआरटी के आउट ऑफ सिलेबस या फिर उन पेजेस पे जो एनसीईआरटी की बुक पे लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं देता। सो इफ यू वांट टू रियली स्कोर जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी बुक। अगर आप किसी अलग जगह पे स्टडी कर रहे हैं दैट्स अदर थिंग, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के नोट से ये बनाया है। सो ये एनसीईआरटी के अंदर आपको इमेज मिल जाएगी। मैंने इमेजेस भी एनसीईआरटी से ही लिए हैं सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू फाइंड एंड मैच कर सकते हैं आप, आपको समझने में आसानी रहेगी। नाउ seed shape, seed color, flower color, pot shape, pot color, flower position, stem height. These are the 7 characters that Mendel took. They have one dominant and one recessive character. Now moving on to our next line. Inheritance of one gene. So मेंडल ने सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट करा था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, ये सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है। इसमें मेंडल ने पी प्लांट की हाइट को लिया, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल मतलब पी प्लांट हमारा एक पर्टिकुलर हाइट का था, ड्वार्फ के अंदर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड की हाइट से अगर कम था तो उसे ड्वार्फ दिया, उस थ्रेशोल्ड की हाइट से ज्यादा था उसे टॉल कंसीडर करा। सो हमारे पास टॉल और ड्वार्फ आया, 2 तरीके के कैरेक्टर्स आए पी प्लांट के। ठीक है, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर व्हाट इज मोनो, मोनो मीन्स वन। एवरी टाइम देयर इज अ मोनो रिटन in front of any word, so that means one. Monohybrid cross. इन्होंने एक जीन को क्रॉस कराया था, एक जीन पे स्टडी करी थी, दैट इज वाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इन्होंने करा। इनका ये सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट था और इससे एक्चुअल में बहुत वास्ट प्रिंसिपल्स और इनको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन बहुत मिले, इन्फेरेंस बहुत मिले। Now, as you can see in our next line, कि यहाँ पे पूरा एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पनेट स्क्वायर दे रखा है हमने। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन सी इस टॉल प्लांट इन्होंने रिप्रेजेंट करा है टी और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से। नाउ देयर इज वन थिंग टू बी नोटेड हियर कि जैसे कि मैंने पीछे बताया था, डोमिनेंट ट्रेट था टॉल, रिसेसिव ट्रेट था ड्वार्फ। Now either you can say take capital D, small d, small d, or capital T, small t. Now you cannot take capital T for tall plant and small d for dwarf plant. That will be confusing for you. So आपको एक ही अल्फाबेट लेना है और उसी को अगर डोमिनेंट शो कर रहे हैं तो आपको कैपिटल में शो कर देना है, रिसेसिव शो कर रहे हैं तो आपको स्मॉल में शो कर देना है, एंड यू हैव टू मेंशन इट बिफोर यूजिंग दिस सिंबल। आपको मेंशन करना होगा कि आप ये सिंबल किस कैरेक्टर, किस ट्रेट के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जब हाइट लिया, इन्होंने टॉल प्लांट, टॉल का टी इन्होंने लिया टू सिंबल एज अ सिंबल लिया शो करने के लिए। सो टॉल प्लांट में जब इन्होंने डोमिनेंट शो करना था कैपिटल में लिखा, जब इनको स्मॉल में शो करना था उसी टी को उन्होंने स्मॉल में लिखा, उन्होंने डी नहीं यूज करा, ड्वार्फ का डी नहीं यूज करा, टी ही यूज करा स्मॉल में। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दे डिड दिस कि इन्होंने इसके बीच में क्रॉस करवाया, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। द वेरी फर्स्ट generation that came was composed of all tall, but at that time हमें ये नहीं पता था कि इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, we could only see it phenotypically, so हमारे को ये पता था कि इसके अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए हैं। ओके, नाउ अब उन्होंने क्या करा, जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे को प्रोजेनिस मिली थी उनके बीच में क्रॉस कराया। That means capital T small t cross capital T small t. Okay, self pollination, जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे करवाया तो अब हम देख सकते हैं कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऐसे इन्होंने एरो बना के सेपरेट कर दिए हैं विद इन अ ब्रैकेट। Now what does this bracket shows? Either it's a bracket or it's a circle. In some book you can see it's a circle. Here it is in bracket. Whenever we put हम सिंबल के आसपास एक सर्कल या फिर ब्रैकेट डाल दे रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ है।
इट्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ है। ये क्रॉस जो है ऐसे अगर बनता है तो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के चांसेस होते हैं। हम बहुत बार स्टेप्स मिस कर देते हैं या फिर चीज़ों को सही तरीके से नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते या फिर सर्कल नहीं डाल रहे हैं। सो टीचर को कैसे पता चलेगा यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है? सो फॉर दैट हम यहाँ पे सर्कल डालेंगे टी के आसपास। सिंस एनसीईआरटी के अंदर सर्कल है तो हम यहाँ सर्कल डालेंगे। टी के आसपास सर्कल, स्मॉल टी के आसपास सर्कल, देन इन द नेक्स्ट ऑल्सो कैपिटल टी के आसपास सर्कल, स्मॉल टी के आसपास सर्कल। दैट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन हो गया है। नाउ जब हम इसका क्रॉस करेंगे, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है दैट इज नोन एज पनेट स्क्वायर। ओके, इसके अंदर एक जगह मेल एक जगह फीमेल। एज यू कैन सी कि हमारा ऊपर में मेल का सिंबल बना हुआ है, नीचे में फीमेल का सिंबल बना है, और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दी वर्टिकल रो इन दी कॉलम, और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दी रो। जब हम इसके अंदर इट्स वेरी सिंपल टू मेक अ पनेट स्क्वायर। हमारे को जस्ट जो सिंबल जो बॉक्स है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जाके देखना है। हमारे पास यहाँ पे जैसे 4 बॉक्स आ रहे हैं, वर्टिकल उसके जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ, जो दोनों सिंबल आ रहे हैं उनको साथ में लिख दो। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर हमने कैपिटल टी लिखा, सेकंड में कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी, and in the fourth one small t small t. Okay, it's very easy to make and आपको इतना वो नहीं करने की जरूरत। इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको आसानी रहेगी इसको समझने में क्योंकि सिर्फ 4 बॉक्सेस हैं। सो एक्चुअली यू कैन मैच इट वेरी क्विकली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। आप उसको तुरंत ही मैच करके लिख सकते हैं। ओके, सो विद दिस क्रॉस उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या करी मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फैक्टर्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे फैक्टर्स हम जीन्स और ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे को लेटर पता चलेगा, लेटर डिस्कवर होगा कि ये फैक्टर्स क्या है। अभी इन्होंने मेंडल ने जो कि ट्रांसफर हो रहा था, उनको पता नहीं था कि किस थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बहुत ही कम थे, लेस एडवांस थे। सो उनको इतना नहीं पता था जीन्स का। सो ही कॉल्ड देम फैक्टर्स। फैक्टर्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज द डिसिमिलर फैक्टर्स ओवर हियर? You can see capital T and small t coming in first generation. So since there are two different set of symbol coming, then this capital T and small t together, in that condition we are going to call it dissimilar factors or heterozygous. Heterozygous का मतलब होता है 2 different तरीके के हमारे यहाँ पे एलील्स। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि एलील्स क्या होते हैं। मैं इसको सिंबल की तरह ही यूज कर रही हूँ, तो मैं सिंबल्स ही अभी बोलूंगी। कैपिटल टी स्मॉल टी जो सिंबल्स हैं दोनों साथ आए हैं, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं हेट्रोजाइगस। इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। सो हियर कम्स, जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड के अंदर कहा था, जो 7 ट्रेड्स थे उसके ऊपर एक पे लिखा था डोमिनेंट ट्रेड, एक पे लिखा था रिसेसिव ट्रेड। इन्होंने कहा जब डिसिमिलर फैक्टर्स होता है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू कम इन दिस वन स्लाइड। ना फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज दिस हेट्रोजाइगस एंड व्हाट इज दिस एलीगस, जो कि मैं अभी तक बता नहीं रही थी, मैं इनको सिंबल्स की तरह डिनोट कर रही थी। द सेकंड थिंग इज, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है? विद द टर्मिनोलॉजीज नाउ कम्स मेंडल पोस्टुलेट। हमने अभी तक सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस फर्स्ट 2 लाइन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था उसके थ्रू उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कॉइन करे। ये 2 लॉज उसने कॉइन करे। सी हियर कम्स टर्मिनोलॉजीज। एलील, allele, one of the number of alternative forms of same gene occupying a given position on a locus
on a chromosome. It's actually very difficult definition or confusing definition, not even difficult, but मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ. प्लीज गो टू द लास्ट स्लाइड. नाउ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जब मैंने टॉल प्लांट बोला तो मैंने वहां पे 2 बार कैपिटल टी लिखा. ड्वार्फ प्लांट बोला तो 2 बार स्मॉल टी लिखा. हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. दैट मीन्स कि हमारे अंदर 2n कंडीशन एग्जिस्ट करती है. अगर आपने 11th क्लास में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा व्हाट इज हैप्लॉयड एंड व्हाट इज डिप्लॉयड, जिसके कारण हम यहाँ पे 2 बार कैपिटल टी और 2 बार स्मॉल टी डिनोट कर रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए. यानी एक कैरेक्टर टॉल के लिए जब हम उसको डिनोट करते हैं तो 2 बार कैपिटल टी एंड 2 बार स्मॉल टी हम लिख रहे हैं. नीचे आपने देखा गैमीट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमारे पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आया. नाउ जब मैं कह रही हूँ कैपिटल टी, सिर्फ एक कैपिटल टी एक एलील फॉर्म है जीन की. एक जीन के वो हमें नहीं पता वो टॉल के लिए है कि ड्वार्फ के लिए, ठीक है. तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं एक जीन के. सो कैपिटल टी इज वन एलील, स्मॉल टी इज अदर एलील. और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ये 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यानी 2 डिफरेंट डिसिमिलर फैक्टर्स और डिफरेंट एलील्स साथ आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोल रहे हैं. ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन रीड द डेफिनेशन ऑफ एलील. वन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, फुल स्टॉप. दैट शुड बी द फुल स्टॉप. एक जीन मतलब जो कि हमारे पास कैरेक्टर है टॉल, उसका जीन हो गया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. बट वो एग्जिस्ट कर सकता है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी में भी, राइट. ईदर इट कुड बी कैपिटल टी और इट कुड बी स्मॉल टी और इट कुड बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट. सो देयर आर 3 कंडीशंस आ गई. तो वो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई एक ही जीन की, उसको हम कह रहे हैं एलील. व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया, ये रेगिनाल्ड सी पुनेट ने करा था. ही इज अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कैलकुलेट करना जितने भी पॉसिबल फिनोटाइप्स बन रहे हैं एक जेनेटिक क्रॉस के अंदर. अगेन गो बैक टू द लास्ट स्लाइड. हमने यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है, नाउ यू कैन सी, जब मैंने कहा यहाँ पे एक जगह मेल एक जगह फीमेल के ट्रेट्स लिख दिए, उसके बाद जो 4 बॉक्स आते हैं हमारे पास, हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करके जो भी हमारे पास आ रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. सो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम पनेट स्क्वायर कहते हैं. ये इजियर बना देता है कोई भी क्रॉस को. एक क्रॉस को अगर हमारे को उसमें कैलकुलेट करना है जीनोटाइप्स क्या कितने हैं और कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स बनेंगे, तो वो हमारे को पुनेट स्क्वायर हेल्प करता है इजियर बनाने में. ये रेजिनाल्ड सी पुनेट ने करा था. नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? होमोजाइगस फिनोटाइप. इसका मतलब जैसे मैंने बोला होमो जहाँ पे भी आता है वहां पे वर्ड आ जाता है सिमिलर और सेम. नाउ रीड द डेफिनेशन. बोथ एलील्स एट अ डेफिनेट जीन लोकेशन आर सेम. I told you sorry, capital T is one allele, small t is one allele. Capital T अगर साथ में आ गया और small t, now you can see कि दोनों की दोनों सेम है. कैपिटल टी इज सेम, स्मॉल टी इज सेम. तो दोनों के दोनों एलील एक पर्टिकुलर जीन पे दोनों सेम है, तो इसलिए ये होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाता है. ओके. हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जहां पे भी हेट्रो आता है वर्ड, that actually means dissimilar or not same. So both alleles at definite gene locus are dissimilar. For example, capital T and small t. So it is the genotype जहाँ पे capital T एक allele, small t दूसरा allele, दोनों के दोनों different है. Okay, you can understand, you can see it in the on the screen कि capital T and small t ये दोनों के दोनों different है. ठीक है, डिफरेंट एलील्स हैं, तो ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हुआ. कैपिटल टी सेम है, होमोजाइगस जीनोटाइप. सिमिलरली स्मॉल टी सेम है, होमोजाइगस जीनोटाइप. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू नोट हियर. व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप?
आई एम सॉरी मैंने पहले डिस्कस नहीं करा, बट जीनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप, फर्स्टली हम फिनोटाइप का बात करते हैं। फिनोटाइप होता है जो कि हम आंखों से देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो ट्रेट होता है, अगर मैं कहूँ, मैं ये दो पर्सन को खड़ा कर दूं, मैं बोलूं इनमें से बड़ा कौन है, इसमें से छोटा कौन है, आप तुरंत देख के बता दोगे इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो पी प्लांट के अंदर भी जब हमने दोनों को, पी प्लांट को रखा, तो हमने देख के बता दिया कि हाँ ये 3 बड़े हैं, ये एक छोटा है। दैट इज फिनोटाइप, देख के बता दिया। बट उसका जीन स्ट्रक्चर कैसा है हमें ये नहीं पता। जीन स्ट्रक्चर के अंदर वेदर वो होमोजाइगस से बना है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और हेट्रोजाइगस से बना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमें नहीं पता। तो जीनोटाइप जो होता है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, फिनोटाइप इज morphological structure. If in simpler words to be said, phenotype morphological structure, genotype genetic structure. Now let's go to the next slide. We could see law of segregation. During formation of gametes, जो कि ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको बोला, बुक्स के अंदर सर्कल में दिया होता है, the paired unit factors separate or segregate randomly so that each gamete receive one or other with equal likelihood. In more simpler words, during gamete formation, alleles do not show any blending and resulting zygote carries one allele from each parent. Just look at the image जो कि साथ में है। कैपिटल टी, जब ये नीचे आया, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो हमारे पास कैपिटल टी अलग आया, फिर सिमिलरली विथ स्मॉल टी के अंदर स्मॉल टी हमारे पास आया। See in the heterozygous condition, capital T and small t in the F2 क्रॉस, जब हम F1 को सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल T एंड स्मॉल t हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 2 डिफरेंट एलील्स हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ के लिए। जब ये लोग गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये आपस में एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, बल्कि अपने आप कैपिटल टी अलग गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, स्मॉल टी अलग गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी में कैपिटल टी अलग गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, स्मॉल टी अलग गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है। यानी ब्लेंडिंग का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में निर्भर नहीं हैं, ये दोनों आपस में स्टिक नहीं कर रहे कि कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट फॉर्मेशन में अलग ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों अलग हो रहे हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ईच गैमेट रिसीव्स वन और अदर विद इक्वल लाइकलीहुड। मतलब अब कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर एक बच्चे को इन दोनों में से क्या मिलेगा, इट इज 50% चांस कि कैपिटल टी मिल सकता है, 50% चांस स्मॉल टी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम फीमेल साइड में, जैसे ये सपोज ये मेल साइड था, फीमेल साइड पे भी जाएं तो कैपिटल टी अगेन और स्मॉल टी में दोनों में 50-50% चांस है कि हमारे पास कुछ भी आ सकता है। दोनों अलग अलग गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से निर्भर ना होके, एक दूसरे से ब्लेंड ना होके अलग अलग गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दोनों के चांसेस इक्वली हैं कि वो पास डाउन हो हमारी मदर फादर से हमारे को। ओके, सो ऑफ डोमिनेंस, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, जो कि मैंने क्वेश्चन रेज करा था, अगर डिसिमिलर फैक्टर में एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, वो पता चलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में। नाउ द वेरी फर्स्ट postulate is characters are controlled by discrete unit called factors. Second, factors appear in pairs in individual organisms. Third, when two dissimilar unit factors responsible for a single trait are present in one individual, one unit is dominant to other, which is said to be recessive. Let me explain. फैक्टर्स, मैंने बोला फैक्टर्स लेटर ऑन जब मैंने कहा कि ये जीन्स डिस्कवर होते हैं, अभी मेंडल को नहीं पता कि ये जीन्स है, सो उन्होंने उसको फैक्टर्स बोला। उन्होंने कहा कि जितने भी कैरेक्टर्स जो कि पास डाउन हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी को, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स के थ्रू पास ऑन हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स जीन्स, बट राइट नाउ ही कॉल्ड देम फैक्टर्स। सेकेंड इज फैक्टर अपीयर इन
pairs in individual organism. Of course we are diploid organism यानी 2n condition. Again capital T यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो फैक्टर्स जो जीन है वो पेयर में अपीयर होते हैं. Now when two dissimilar unit, again heterozygous condition, capital T and small t. How do we know कि capital T और small t में कौन सी चीज डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, कौन सी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, कौन सी नहीं करेगी. कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगी, स्मॉल टी नहीं करेगी. पर हमें कैसे पता? टॉल प्लांट जब हमने उसका फिनोटिप देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी का, वो बता रहा है कि वो एक टॉल प्लांट है. टॉल प्लांट का हमारा एलील क्या था? कैपिटल टी. तो जो चीज एक्सप्रेस होती है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, जो चीज नहीं एक्सप्रेस होती उसे हम कहते हैं रिसेसिव. जैसे कि अगर 2 बच्चे फाइट कर रहे हैं, सो अगर आप दो लोग को फाइट करते हुए देखें, आप कहते हो कि एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो जो स्ट्रांग वाला है वो वीक वाले के ऊपर हावी होएगा और वो जीत जाएगा. ठीक है. उसी तरीके से जो हमने डोमिनेंट ट्रेट है वो रिसेसिव को हरा देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता. सिर्फ और सिर्फ अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हो, यानी जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होगा. दैट इज वन कंडीशन. देखो यहाँ पे जस्ट लुक एट द पुनेट स्क्वायर. ओके, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दे बोथ आर कैपिटल टी. सपोज दो स्ट्रॉन्ग बड़े फाइट कर रहे हैं. ठीक है. आप कहते हो टाई होगा मैच, हमें नहीं पता कौन जीतेगा. कैपिटल टी होमोजाइगस. ठीक है. टॉल कंडीशन आ गया, हमें इसमें पता है कि ये टॉल ही है. स्मॉल टी दोनों वीक हैं. ठीक है. दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाएंगे, दोनों ही साथ में हैं, तो फिर वो आ गया होमोजाइगस ड्वार्फ. स्मॉल टी जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है तभी रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. ठीक है. वो एक डोमिनेंट ट्रेट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. सो विच इज द कंडीशन इन बॉक्स नंबर 2 and 3? कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन हमें कैसे पता वो टॉल है? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है. ठीक है. कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, बल्कि खुद एक्सप्रेस होगा, जिसके कारण हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर जब हम उसको फिनोटाइप वो दे रहे हैं तो उसको हम टॉल बुला रहे हैं. नीचे आप देख सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो 3:1. ठीक है. 3 हमारे टॉल है, 1 ड्वार्फ है. सो 3:1 हमने देख के बता दिया. जीनोटिपिक, उसका जीन स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है. कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि हमारा रेशियो आ रहा है 1:2:1. सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. दैट मीन्स इन शॉर्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में रहते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, दे अपीयर इन पेयर्स. और उन फैक्टर्स के अंदर एक अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है तो जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव ट्रेट है. वेरी सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट, now coming to the next line, here there is test cross 1 correct. Okay, now what is this test cross? अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 किसी भी ट्रेड्स का क्रॉस कराया, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट है मेरे को उसका जीनोटाइप नहीं पता क्या है. मुझे ये तो पता है कि वो टॉल है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है. कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. इन दैट कंडीशन मैं क्या करती हूँ, उसे क्रॉस कराऊंगी एक होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से, उसके अदर रिसेसिव हाफ से. सो अगर मैं हाइट का ले रही हूँ और मुझे नहीं पता उसका जीनोटाइप क्या है, तो मैं उसे होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल टी से मैं उसको क्रॉस कराऊंगी, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे मैं बताऊंगी कि उसका अननोन जीनोटाइप क्या है. सो से वी हैव अ टॉल प्लांट बट वी वांट टू नो इट्स जीनोटाइप, वेदर इट्स हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस. सो इन सच केस वी आर गोइंग टू परफॉर्म टेस्ट क्रॉस एंड हैव इट क्रॉस विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट. नाउ सी दिस डायग्राम ओवर हियर. हमने बीच के अंदर जीनोटाइप
डोमिनेंट फिनोटाइप हमारे को पता है, हमेरे को ये नहीं पता कि ये होमोजाइगस है कैपिटल डब्ल्यू और हेट्रोजाइगस फॉर्म में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। वी जीनोटाइप इज अननोन ओवर हियर। हमने जब इसको होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस कराया तो हमारे पास अगर सारे के सारे फ्लावर्स हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर के यानी वॉयलेट, जो कि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अननोन जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था। अगर रेशियो 1:1 आया, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट, सो रेशियो इज 1:1। ओके, तो हमारे पास जो अननोन जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा। इट्स जस्ट अ कंडीशन और केस 1। तो कैसे केस 1, अगर हमारे पास सारे के सारे फ्लावर्स डोमिनेंट ट्रेट क्या है तो अननोन जीनोटाइप इज होमोजाइगस। केस 2, अगर हमारे पास रेशियो आया 1:1 तो अननोन जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस। दैट्स इट, दिस इज जस्ट अ सिंपल टेस्ट क्लास। इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको सिर्फ पता लगाना है कि अननोन जीनोटाइप क्या है। आपको सिर्फ इतना पता है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन आपको ये नहीं पता उसका जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है। तो अगर सारे के सारे जब आप उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे, अगर सारे फ्लावर्स आपके डोमिनेंट ट्रेट में आए तो वो होमोजाइगस है, अगर 1:1 में आए तो हेट्रोजाइगस है। Incomplete dominance. Incomplete dominance is a condition in which few or none of the progenies resemble any of their parents, instead is in between two. और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जब मैंने बोला एक ट्रेट डोमिनेंट होता है, एक ट्रेट रिसेसिव होता है। डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने देता, ठीक है, दैट इज राइट इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि वो पार्शियली रिसेसिव ट्रेट भी एक्सप्रेस होता है और डोमिनेंट ट्रेट भी पार्शियली, अपना फुली डोमिनेंट नहीं होता बल्कि पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक इंटरमीडिएट बनता है। इसका मतलब ना ही तो वो डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंट होता है, ना ही वो कंप्लीट रिसेसिव होता है, बल्कि एक मिडल मैन की तरह एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, where few or none of the progenies resemble any of their parents, instead is in between two, yani intermediate. So in the next slide you can see this red and white. These are the two colors of the snapdragon flower. So red is the dominant one, white is the recessive one. We are using the symbol R to express the dominant and small r to express the recessive trait. Okay, in the F1 we get heterozygous condition like a normal monohybrid cross. हमारे पास जो F1 जनरेशन होती है वो heterozygous but dominant होती है, but over here in incomplete dominant heterozygous तो है but जो result आया वो intermediate product आया, that means it is neither red neither white but is in between, that is pink color. So all the progenies are pink color. जब हम इसको next आगे क्रॉस कर रहे हैं, आर क्रॉस आर सेल्फिंग कर रहे हैं, तो फिर से हमारे पास 1:2:1 का जीनोटाइप आया, बट इस टाइम पे जो फिनोटाइप है वो भी डिफरेंट है। वाई? बिकॉज जो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो कर रहा है, पिंक कलर। इन्फ्लुएंस क्या निकल रहा है इससे? कैपिटल आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर. This showed incomplete dominance resulting in formation of an intermediate product between dominant and recessive phenotype. So this is incomplete dominance. हमने देखा कि ना ही तो हमारा रेड कलर डोमिनेंट कम्प्लीटली आया, ना ही तो रिसेसिव कम्प्लीटली आया हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर. हेट्रोजाइगस कंडीशन यू शुड रिमेंबर, नॉट इन होमोजाइगस कंडीशन. दोनों जब हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज द पिंक कलर. Now next comes codominance. Codominance में क्या होता है? Like in incomplete dominance, एक dominant होता है, एक recessive होता है, लेकिन एक completely dominant नहीं होता और एक completely recessive नहीं होता, दोनों express एक intermediate product में करते हैं. कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो से ज्यादा एलील्स होते हैं, एक ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं. दैट मीन्स कि कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि इक्वली दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं. ठीक है. बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज एबीओ ब्लड ग्रुप. एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर मल्टीपल एलील्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर दो एलील्स से ज्यादा गवर्न कर रहे हैं सेम कैरेक्टर्स को.
ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो जीन होता है जो ब्लड टाइप कंट्रोल करता है वो होता है कैपिटल आई, और उसके एलील्स होते हैं 3, IA, IO, IB. Okay, in books, instead of IO, there is small I. It is denoted by small I. So आप small I भी यूज कर सकते हैं और IO अगर confusing ना हो तो. Okay. Now read the last line. IA and IB are completely dominant over IO but exist co-dominantly with each other. This is explained in the next slide. Okay. हमारे जो आरबीसी होते हैं उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस के ऊपर शुगर पॉलीमर्स होते हैं. हर एक के ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग उसके शुगर सरफेस पे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. यानी अगर IA हमारे पास एलील है तो हमारा शुगर पॉलीमर अलग होगा, IB पे शुगर पॉलीमर अलग होगा, IO पे कोई शुगर पॉलीमर नहीं होता. ठीक है. अब हमारा जैसे कि ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास O ब्लड, मैंने बताया कि IA और IB दोनों के दोनों को डोमिनेंट है एक दूसरे पे. सो जो इंडिविजुअल होगा जब उसके अंदर ये दोनों एलील्स होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप A भी आ जाएगा. ना A ना B बल्कि दोनों ही एक्सप्रेस होंगे AB की फॉर्म में को डोमिनेंटली. ओके. नीचे टेबल के अंदर आप देखिए, अगर ब्लड टाइप A है तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो IA, IO, IA, सिर्फ ये दो कंडीशन हो सकती हैं. यहाँ पे IA, IB नहीं हो सकता बिकॉज वो दोनों को डोमिनेंटली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर B भी होगा, IB भी होगा तो वो भी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को. तो इसलिए दी ओनली कंडीशन दैट इज पॉसिबल इज IA, IO और IA, IA. सिमिलरली इज विद B एंड O जो होता है इन सब में रिसेसिव है, कंप्लीटली रिसेसिव है ये IA और IB के. ठीक है. तो जब तक वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ना हो IO, O ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. तो दी ओनली कंडीशन जिसमें वो एक्सप्रेस होगा इज दी IO एंड IO. नाउ AB एज आई एक्सप्लेन दिस इज अ कोडोमिनेंस. हमारे पास IA और IB दोनों एलील्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर. ओनली देन AB ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल. ओके. सो दीज आर कोडोमिनेंट. दिस इज कोडोमिनेंस. नाउ कम्स द नेक्स्ट वन. ओके. और यू कैन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज मेंडल एक्चुअली उन्होंने इसके थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के थ्रू उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकाला था. नाउ इनहेरिटेंस इसके अंदर वन थिंग इज बिकॉज देयर इज ऑलरेडी रिटन 2 जीन्स, तो हम यहाँ पे 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स लेंगे, उनका क्रॉस कराएंगे और उनका रिजल्ट देखेंगे. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट लाइन is the statement of law of independent assortment, that is when 2 pairs of traits are combined in a hybrid segregation of one pair of character is independent of other pair of character. Now this will be explained in the next slide. आपको तभी समझ में आएगा. कौन से मेंडल ने 2 ट्रेट्स लिए थे, सीड शेप एंड सीड कलर. सीड कलर इज येलो एंड ग्रीन, सीड शेप इज राउंड एंड रिंकल. In dominant, we have yellow and round. In recessive, we have green and wrinkle. Okay, resulting phenotype and resulting genotype. Genotype is not mentioned in the book, so you don't have to memorize the genotype of dihybrid cross. Just remember the phenotypic ratio: 9:3:3:1. Now, look at the figure. Here, हमने सबसे पहला लिया round and yellow trait, रिंकल्ड एंड ग्रीन. यानी एक तरफ हमने कंप्लीट डोमिनेंट ट्रेट्स लिए 2 राउंड एंड येलो, एक तरफ हमने कंप्लीट रिसेसिव ट्रेट लिए रिंकल्ड एंड ग्रीन. फॉर सीड शेप हमने सिंबल यूज करा कैपिटल R. फॉर सीड कलर हमने सिंबल यूज करा कैपिटल Y. ओके. डोमिनेंट के अंदर कैपिटल ले लिया, रिसेसिव के अंदर स्मॉल ले लिया. R एंड Y सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं. जब हम F1 जनरेशन इसमें कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. वी नो दैट कैपिटल R इज एंड कैपिटल Y आर डोमिनेंट ट्रेट्स, तो वही एक्सप्रेस होंगे. दैट मीन्स कि F1 जनरेशन हमारी सारी
राउंड एंड येलो होगी। अब हमारे को इसका सेल्फिंग करना है। नाउ इन दिस डायग्राम एग्जैक्टली गैमेट फॉर्मेशन नहीं दे रखे, बट ये जो सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, जब भी आपको सर्कल के अंदर आपके एलील्स मिले दैट मीन्स कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे ये गैमेट फॉर्मेशन हुए हैं। कैसे हुए हैं यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है, ये एनसीईआरटी का ही है। सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो जस्ट एक बार कैपिटल दोनों, एक बार एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, फिर दूसरा कैपिटल पहला स्मॉल एंड देन दोनों स्मॉल। आप देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमारे गैमेट फॉर्मेशन हो गए। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके हमने इसका एक पनेट स्क्वायर बनाया और रिजल्ट हमारे पास क्या आया। यहाँ पे जीनोटाइप तो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम फिनोटाइप के अंदर जाएंगे कि हमारे पास 9 राउंड एंड येलो यानी डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हुए हैं, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन, दैट इज द लास्ट वन हमारा एक्सप्रेस हुआ है। नाउ देयर इज वन थिंग कि इस तरीके के क्रॉस को, बिकॉज इसमें 2 ट्रेट्स आ रहे हैं, हम इस तरीके के क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मैंने बोला था मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब 1 जीन, सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम 1 जीन ले रहे थे, यहाँ 2 जीन्स ले रहे हैं, तो इट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, DI हाइब्रिड क्रॉस। अब हम वापस से प्रीवियस स्लाइड पे आए, फिर से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़े। When 2 pairs of traits are combined in a hybrid segregation, one pair of character is independent of the other pair of character. यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर कौन से लिए, सीड कलर एंड सीड शेप। जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें पूरे क्रॉस के अंदर हमने ये देखा सीड कलर अपने आप को एक्सप्रेस करता, सीड जो शेप है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, सी रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो, दोनों ने एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना होके इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करा। इसका मतलब कि वो उसके ऊपर, अगेन मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, निर्भर नहीं है। राउंड वो येलो के ऊपर निर्भर नहीं है, ना ही तो रिंकल्ड ग्रीन के ऊपर और राउंड ग्रीन के ऊपर या फिर रिंकल्ड येलो के ऊपर। दोनों अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो 2 डिफरेंट ट्रेट्स हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक पेयर ऑफ करेक्टर सीड कलर से इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर सीड शेप। ठीक है, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो एक ट्रेड का अपना अलग हम लिखेंगे, दूसरे ट्रेड का अलग लिखेंगे। सी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई के अंदर हम राउंड एंड येलो 2 अलग ट्रेड को अलग अलग लिख रहे हैं। हम इसको मिक्स करके कुछ सिर्फ राउंड ही नहीं शो कर दे रहे हैं या फिर सिर्फ येलो ही नहीं कर दे रहे हैं, दोनों को हमने लिखा है। तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली दोनों के दोनों एक्सप्रेस हुए हैं। ओके, now next comes is chromosomal theory of inheritance. See, मेंडल ने जब अपना रिसर्च वर्क करा था, जब मेंडल पोस्टुलेट्स उसने दिए थे, उस समय साइंटिफिक कम्युनिटी इतनी एडवांस नहीं थी, नीदर इज द कम्युनिकेशन, जिसके कारण मेंडल का वर्क वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ऑल्सो उसने मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करे थे एक बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो क्वाइट अनएक्सेप्टेबल बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एट दैट टाइम। बट इन द ईयर 19,000 जब हमारा माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया और जीन्स और न्यूक्लियस ये सब कुछ तब तक बाय दैट टाइम डिस्कवर हो चुका था, तो उसके बाद कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने मेंडल्स के वर्क के ऊपर काम करना चालू करा, जिसमें से हमारे 3 थे, डी व्रीज, कॉलन्स एंड वॉन शिमाक। सो उन्होंने इंडिपेंडेंटली, मतलब तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग जगह पे इन्होंने काम करा मेंडल के वर्क पे। सिमिलरली सर्टेन बोविन ने भी करा। उन्होंने क्रोमोसोम्स को यूज करा कि मेंडल्स के फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा मेंडल्स की जो फैक्टर्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के दोनों सेम तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। सो सर्टेन बोविन ने क्या कहा
कि जस्ट लाइक फैक्टर्स क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेपरेट होते हैं, और इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली. सी देयर आर थ्री लॉज को हमने कर दिया. लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर दे बोथ अकर इन पेयर्स. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेपरेट होते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली. सो जब मेंडल ने अपने 3 लॉज निकाले फैक्टर्स को ध्यान में रख के, उस समय जीन्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे एज आई सेड अर्लियर, तो बाद में सटन बोवरिन ने कहा कि जो मेंडल्स के फैक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली क्रोमोसोम की तरह बिहेवियर रखते हैं. उन्होंने ये 3 पोस्टुलेट्स निकाले. नाउ बोवरिन ने लेटर ऑन मेंडल के वर्क के साथ साथ अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क करा कि पेयर segregation of pair of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carried. As I said, factors are genes. Genes are present on chromosomes. Okay, these are the coding region of DNA. DNA is chromosome only, condensed form of chromosome. So concluding यहाँ पे हो गया मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के साथ सटन बोवरी ने मतलब उन मेंडल के वर्क को एज अ बेसिस रख के उन्होंने स्टेटमेंट दी पेयर एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स would lead to segregation of pair of factors they carried. उन्होंने इस चीज को बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो नाउ मेंडल्स फैक्टर्स वर नो लॉन्गर जस्ट फैक्टर्स बट उनको क्रोमोसोम्स एंड जीन्स नाम मिल चुका था और इस पूरी थ्योरी को उन्होंने बोला क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ देयर इज वन मोर साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन जिसने की वेरिएशन को पढ़ा. अभी तक हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है, सभी में इनहेरिटेंस पढ़ा है, बट ये एक साइंटिस्ट था जिसने वेरिएशन को पढ़ा, बेसिस ऑफ वेरिएशन पढ़ा यूजिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यूजिंग ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर. ठीक है, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है, तो उसने उसको यूज करा. वाई? बिकॉज एक तो इसका ये इजियर टू फाइंड है, इसके ऑफस्प्रिंग जल्दी होते हैं, एंड देयर वर मेनी रीजंस जिसके कारण उन्होंने ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करा और उसके ऊपर वेरिएशन के बेसिस को स्टडी करा. नाउ दैट्स इट, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ओवरऑल. दी topics that are just 1 marker usually comes in 1 mark questions in board exam. What is polygenic inheritance? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रेड्स जो कि 3 या फिर 3 से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड. ठीक है, और उस तरीके की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट या फिर ह्यूमन स्किन कलर. आपने कभी देखा है कि आप कहते हो ही इज मतलब उसका स्किन टोन बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, उसका स्किन टोन बहुत ही ज्यादा डार्क है, उसका मीडियम है, उसका चॉकलेटी है, उसका पेल है. इस तरीके के हमारे पास कितने स्किन टोन कलर हैं ह्यूमन के अंदर. सो इसका मतलब एक नहीं बल्कि मल्टीपल जीन्स वर्क कर रहे हैं स्किन टोन के लिए. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का स्किन टोन डिफरेंट है. हमारा डिफरेंट, कॉकेशियंस का डिफरेंट, निग्रोइड्स का डिफरेंट, मोंगोलाइड्स का डिफरेंट होता है. हर एक का स्किन टोन डिफरेंट होता है अलग से. और इवन अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे ही आसपास, हमारे ही घर के अंदर, हमारे पेरेंट्स लेकर हमारे सिबलिंग्स तक में डिफरेंट स्किन टोन हमें मिल जाता है. एटलीस्ट नहीं तो 3 to 4 टाइप्स मिल ही जाते हैं. तो 3 से ज्यादा जीन्स हमारा एक ट्रेट स्किन टोन, स्किन कलर इज 1 ट्रेट, लेकिन जीन्स मल्टीपल हैं. तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सिमिलरली इज विद ह्यूमन हाइट. हम ह्यूमन हाइट 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 9 इंच, 6 फीट, मोर देन 6 फीट, लेस देन 5 फीट, बहुत होते हैं ह्यूमन हाइट में भी वेरिएशन. हमारे पेरेंट्स से हमारी हाइट कभी मैच नहीं करती है, डिफरेंट करती है. हाँ, ऑफकोर्स इनहेरिटेड रहती है, बट कभी कभार मैच नहीं करती, कई जगह पे मैच नहीं करती. पेरेंट्स शॉर्ट होते हैं बट उनके जो किड्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं. तो बहुत वेरिएशन दिखता है हमें ह्यूमन हाइट में भी. तो ह्यूमन हाइट्स, ह्यूमन स्किन कलर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ठीक है, और इसके अंदर इफेक्ट, द लास्ट लाइन इज इम्पोर्टेंट. इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव. ठीक है,
तो सारे के सारे जीन्स जो हैं, जितने एक जीन के जितने भी एलील्स हैं, उन सब का जो रिजल्ट आएगा वो एडिटिव होगा एक इंडिविजुअल के अंदर. इट इज अ 1 mark क्वेश्चन. यूजली द डेफिनेशन एंड एन एग्जांपल इज आस्क्ड. सो यू माइट इज प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी के अंदर क्या होता है, एक जीन होता है, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है, उसको हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं. जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया. अब ये एक डिसीज होती है जिसके अंदर म्यूटेटेड जीन होता है. अब म्यूटेशन के कारण वो जीन जो होता है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन, रिड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन. सो एक म्यूटेटेड जीन के कारण कितने सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमारे को